तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि महिमा शिव जी की बनी रहे ताकि ये दास्तान उनके एक भक्त की सदा दुनिया पे रोशन रहे। तो एक था उज्जैन का राजा विक्रमाजीत, सामंतों में सामंत, राजाओं में राजा, जोगियों में जोगी, दानियों में दानी, तपस्वियों में तपस्वी, विवेकों में विवेक, कवियों में कवि और विद्वानों में विद्वान और वीरों में महावीर। शूरवीर ऐसा कि उसका प्रताप सूरज की गर्मी से भी तेज था। राजा विक्रम के चैन में राज में ऐसा धर्मराज था कि इस मर्त्यलोक में इंद्र का अवतार था, गुण का निधान था। उसके राज में प्रजा ऐसे सुखचैन से रहती थी कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। राजा विक्रम का नियम था कि उसके राज में कोई भी द्रव्य दुखी, वस्त्र दुखी, अन्न दुखी, विरह दुखी, भूमि दुखी, कोई भी दुखी कैसा भी आए, जब तक उसका दुख दूर न कर देता था तब तक अन्न का दाना तो क्या दांतुन भी ना चीरता था। उसने बैताल के 25 सवालों का जवाब दिया, तब बैताल उसका कायल हुआ। ताल बैताल उसके वीर हुए, जो वो कहता सो बजा लाते, तीनों लोकों की सैर कराते। नगर में उसके न्याय ऐसा था कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अरे उसके नगर में ऐसी खुशहाली थी कि भरा भरा वो नगर आनंद बधाए घर घर। ईश्वर ने जब उसे इस संसार में उतारा, सब बेसहारों का सहारा किया। रूप उसका ऐसा था कि पूर्णिमा का चांद भी उसे देखकर चकाचौंध होता था। तो गरज जैसे कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता, जैसे हीरे की बराबरी शीशा नहीं कर सकता, और इसी तरह राजा विक्रम के समान कोई राजा नहीं हो सकता। बुजुर्गों ने फरमाया है और शास्त्रों में आया है कि हिंदुस्तान जन्नत निशान में 4 राजा हुए हैं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता में राजा बलि जैसा दानी, द्वापर में राजा युधिष्ठिर और कलयुग में राजा विक्रम जैसा प्रतापी और साहसी। तो एक दिन राजा विक्रम दरबार में बैठा था। गंधर्व मधुर मधुर सुरों में गा रहे थे, पातुर अपना नृत्य भाव बता रही थी, कहीं भाट बैठे जस वर्णन कर रहे थे, ब्राह्मण एक तरफ बैठे वेद पाठ कर रहे थे, वीर एक तरफ, योगी एक तरफ मल्लयुद्ध कर रहे थे, अप्सराएं जा बजा खड़ी पिचकारियां खेलती थी, एक दूसरे पर रंग डालती थी कि गोया आसमान से मोती बरसते थे कि उसी वक्त एक योगी दरबार में हाजिर हुआ और कहा, राजा विक्रम, मैंने ऐसा अद्भुत नजारा देखा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कहा, क्या? उसने कहा, तेरे मुल्क की सरहद के उस पार एक पर्वत है, वहां एक तालाब है, मैंने देखा कि उसमें से एक सुबह खंबा निकलता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वो खंबा बड़ा होता जाता है, वो एकदम खंबा जब सूरज चढ़ जाता है तो सूरज के पास पहुंच जाता है, और फिर जैसे जैसे सूरज ढलता है वो खंबा नीचे आता है और तालाब में समा जाता है। तब राजा विक्रम को यह सुनकर अचरज हुआ। उसने ताल बेताल को बुलाया और कहा कि मुझे वहां ले चलो। तब ताल बेताल उसको वहां ले गए। वो उस खंबे पे चढ़ा, जैसे जैसे खंबा चढ़ता गया वो ऊपर उठता गया, यहां तक कि सूरज के पास पहुंचा। सूरज के पास पहुंचा तो उसके प्रताप और गर्मी और तेज से वो जल के मर गया। सूरज ने नीचे देखा एक मानव है जो भस्म हो गया है। उसने कहा, ये मानव नहीं, ये तो कोई जोगी ही हो सकता है। ये सोचकर उसने उस पर अमृत छिड़का। पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमाजीत हूं। तब उसने कहा कि मैं तुझे देख के प्रसन्न हुआ, ये ले मेरे कुंडल, ये मैं तुझे दान में देता हूं। तब राजा विक्रम ने वो कुंडल लिए, सूरज को नमस्कार किया और नीचे आया। ताल बेताल उसको उसके नगर में ले आए। नगर में दाखिल हुआ, महल में जाया चाहता था कि एक साधु उसके सामने आया और कहने लगा, हे राजा विक्रम, ये कुंडल मुझे दे दे जो तूने सूरज से लिए हैं। उसने कहा, ये तो मैंने मर के कुंडल लिए हैं, तुझे कैसे दे दूं? तब उसने कहा, मैंने सुना था कि तू बड़ा दानी है। तब राजा विक्रम ने बिना हिचके बिना सोचे वो कुंडल जो उसने मर के हासिल किए थे उस जोगी को दे दिए। गरज की ऐसा प्रतापी और ऐसा दानी राजा था राजा विक्रमाजीत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी आपने जो सुना वो सुना रहे थे दारेन शाहिदी और महमूद फारूकी राजा विक्रमादित्य की
कहानी। हम सब इन कहानियों से दो चार अपनी जिंदगी में किसी न किसी बहाने होते ही रहे हैं। लेकिन क्या हम वाकई विक्रमादित्य से जुड़ी तमाम कहानियों को, किस्सों के बारे में जानते हैं? उन कहानियों से जिस तरह के मानस का निर्माण होता है, जिस तरह की छवियां बनती हैं, क्या हम उनसे कोई वाबस्ता रखते हैं आज के समय में? शायद हम बहुत जानते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम विक्रमादित्य की कहानियों से बहुत दूर चले गए हों। एक हद तक जब भी विक्रम संवत आता है तो देश के अलग अलग इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, गांव में भी लोग अंग्रेजी तारीखों के साथ विक्रम संवत की तारीख याद रखते हैं, वो मनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत दूर चले गए हों। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर इन कहानियों का, विक्रम संवत का तो कम से कम लोक स्मृति में वो है। ये कहानियां भी हैं, लेकिन सीरियल और उससे आगे जाकर शायद हमारी किसी मानस का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कथाओं में और कल्पनाओं में विक्रमादित्य की जो हुकूमत है उसकी बराबरी कोई राजा नहीं कर सकता है। हमारी कहानियां अक्सर जोड़ी में पेश की जाती हैं, अकबर, बिरबल, तोता मैना, विक्रम और बेताल, इस तरह की तमाम कहानियां हैं। ये कहानियां क्यों हैं और किस तरह की जरूरतों को पूरा करती हैं, हम इन सब पर बात करेंगे। क्यों हम आए हैं इस कमरे में, दिल्ली के इस कमरे में, यह भी हम आपको बता दें कि महमूद फारूकी और दारेन शाहिदी दास्तान गोई करते हैं। दास्तान गोई क्या है, हम इसके बारे में भी बताएंगे। इन्होंने दास्तान गोई में इस बार विक्रमादित्य के बारे में उनकी कहानियों को फिर से एक तरह से जिंदा करने का प्रयास किया है। जिस विक्रमादित्य की कहानियों को, विक्रम की कहानियों को हम सीरियल या फिर कार्टून या फिर इस तरह के कॉमिक्स की किताबों में देखने के आदी हो गए हैं, महमूद और दारेन विक्रमादित्य की कहानी को उस मौखिक परंपरा की तरफ ले जा रहे हैं जिससे इस कहानी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो आपका स्वागत है प्राइम टाइम में। बहुत शुक्रिया महमूद और दारेन, आप दोनों का। महमूद हमारे मित्र भी हैं और दारेन इस पेशे में हमारे वरिष्ठ रहे हैं और काफी खेल की दुनिया से आप जुड़े रहे हैं और बीबीसी से लेकर आपने एक कहानियों की, अब असली कहानी की दुनिया में आप आ गए हैं। वैसे ये भी खेल है। ये भी एक खेल है। हम लोग कलीग रहे हैं। हाँ, हम तीनों कॉलेज भी रहे हैं, तो अलग अलग यात्राएं सबकी होती है। पर महमूद, हम ये जानना चाहते हैं विक्रम क्यों? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत से राजा हुए हैं, पर कहानियां जो गढ़ी गई हैं सबसे ज्यादा वो विक्रम के बारे में गढ़ी गई हैं। हमें अशोक के बारे में कोई इस तरह की किंवदंतियां या फोक स्टोरीज नहीं मिलती हैं, जो हमको विक्रम के बारे में मिलती हैं। ये विक्रम कौन है? ये विक्रमादित्य मौर्य है, ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य गुप्ता है, ये कौन सा विक्रम है? ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि इस विक्रम को जनमानस ने गढ़ा है और ये विक्रम जनमानस द्वारा गढ़ा गया है, जो हमारा एक आदर्श रूलर बन के सामने आता है। जैसा मैंने बताया कि वो वीरों में वीर भी है, विद्वान भी है, योगी भी है, तपस्वी भी है, उसको सब जोग हासिल है। तो ये जो एक नायक गढ़ा है जनमानस ने, वो बहुत अहम नायक है। वो ऐतिहासिक रूप से है या नहीं है, वो संदिग्ध है। मगर वो, हाँ, उससे मतलब ही क्या है भाई? जनमानस जब कह रहा है कि वो इतना बड़ा नायक है, इतना बड़ा हीरो है, तो ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता क्या मतलब? हम लोग ये तो वेस्टर्न फॉर्मूला हो गया, इससे हमको क्या मतलब है भाई? वो जनमानस कह रहा है, जनमानस कह रहा है। जैसे मैंने अजय पटवा साहब है हमारे उज्जैन में, उनसे मैंने पूछा कि भाई उज्जैन को विक्रमादित्य से जोड़ा जाता, तो उन्होंने जो लिख के बताया, तो उन्होंने एक बात लिखी कि विक्रमादित्य ईसा पूर्व 102 से 15 ईस्वी तक उज्जैन भारत के अनुश्रुत राजा थे, है ना भाई? मेरा ये कहना, ये सब प्रामाणिकता जो है, इससे मतलब ही क्या है? जब जनमानस कह रहा है कि राजा विक्रम, उसमें एक राजा है, उसमें एक राजा है, महान राजा है, सबसे महान राजा वही हुआ है। दो ही राजाओं के बारे में कहानियां मिलती हैं, एक राजा विक्रम, एक राजा अकबर। राजा अकबर कहां पहुंचे हैं? उनकी कहानी सूरदास के साथ है, मैं उनको सुनाऊं सूरदास की? सुना दीजिए। हाँ। सूरदास के साथ कहानी उनकी है कि राजा विक्रम ने सूरदास के पद सुने। अब उन्होंने कहा तानसेन से कि मुझे सूरदास से मिलाओ। सूरदास रहते थे वृंदावन में, तो उन्होंने अपने कारिंदे भेजे, उनको मथुरा बुलवाया गया। अकबर ने उनसे कहा कि कुछ गाओ महाराज। उन्होंने कृष्ण भक्ति के पद गाए। तो अकबर ने सोचा कि भाई ये तो कृष्ण भक्ति के पद गाते, मेरी महिमा क्यों गाएंगे? तो अकबर ने सूरदास से कहा कि भाई मेरे लिए भी कुछ गा दो। उन्होंने फिर जो है पद गाया कृष्ण भक्ति। तो अकबर ने कहा महाराज आपको मैं द्रव्य देता हूँ, आपको दान देता हूँ।
तो उन्होंने कहा महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक ही बात चाहिए। उन्होंने कहा क्या? सूरदास ने कहा मुझे आप फिर मत बुलवाइएगा। ये उसमें आता है 84 संतों का वर्णन जो वार्ता है, हाँ। उसमें ये कहानी आती है, उसमें इन कहानियां। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जनमानस की मेमोरी में हाँ। अकबर कहाँ घुसे हुए हैं, हाँ। और उसके बाद विक्रम है। और मेरा ये दावा है कि हो ही नहीं सकता कि अकबर को विक्रम की कहानी ना मालूम हो और अकबर उससे इन्फ्लुएंस ना हुआ हो, या लोगों ने भी अकबर को विक्रमादित्य की तरह ना देखा या किसी भी राजा को। जिस तरह से तो अजय पटवा ने लिखा कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। हाँ, तो अब हेमू साहब आते हैं 16वीं सदी में, लोधी राज में वो जनरल थे। हाँ। ठीक है, और बाबर हमला करता है। हाँ। तो कुछ जमाने में वो होता है कि बहुत कई 100 साल बाद हेमू दिल्ली का राजा बनता है। तो हेमू अपने लिए टाइटल क्या चुनता है? हेमू अपने लिए टाइटल चुनता है विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य। फिर उसकी लड़ाई मुगलों से होती है, वो हारता है। तो ये अफगान और मुगलों की लड़ाई में एक अफगान विक्रमादित्य बन जाता है। नहीं, वो हाँ विक्रमादित्य बन जाता है। तो हम कहानियों में कैसे टहलते हैं, पर भाषा के लिहाज से दारेन, आपने एक आने से पहले एक पंक्ति सुनाई। ये सारी कहानियां मैं जब देख रहा था, एक वेबसाइट पे चेक कर रहा था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी इसको एक तरह से संकलित किया है 19वीं सदी में, कोई 1852 के बहुत पहले ये काम फोर्ट विलियम कॉलेज में होता। हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये कहानियां, हाँ। लल्लू लाल जी कवि थे। हाँ। तो लल्लू लाल जी कवि जहां से हिंदी जबान का, जैसे हम आज हिंदी कहते हैं, उसका आगाज होता है। तो वहां क्या होता था कि लल्लू लाल जी कवि बैठते थे, मजहर अली विला बैठते थे, काजिम अली जवान बैठते थे, और वो मिलके इन कहानियों को तर्जुमा करते थे संस्कृत से और फारसी से। तो उन्होंने एक ऐसी अजीबो गरीब हिंदी उर्दू के मिश्रण की जबान तय की है, पैदा की है, कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सुनिए, वो हिंदी की आप बता रहे थे जी, शहर तमाशा वाली। उसमें क्या है कि उस वक्त जो उसका दिबाचा लिखा गया है, जो आप बैताल 25 आप फोर्ट विलियम्स कॉलेज की निकालेंगे, हाँ। या फिर आप बागो बहार जो मीर अमन दहलवी ने जो ट्रांसलेट की है, हाँ। उसको आप पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हिंदी है या उर्दू है। वहां पे जिक्र है ज़बाने सहल, यानी कि वो भाषा जो आसान भाषा है। अच्छा। और जो सबको समझ में आ सके। और ये पूरा प्रोजेक्ट ही इसलिए था कि अंग्रेज जो है वो यहाँ पे हिंदी सीखना चाहते थे, और वो बहुत मुश्किल भाषा जो है वो जबान से, भाषा से वो वहां की संस्कृति को जानना चाह रहे थे, भाषा के जरिए बहुत सारी चीजों को पहचानना चाह रहे थे। उसमें एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए, ये हिंदुस्तान का मसला है, एक जो जैसे मैं हिंदुस्तान कहता हूं, जो क्लासिकल टर्म में हिंदुस्तान है, यानी नेपाल से लेके दक्कन तक और पंजाब से लेके बंगाल तक, उसका ये मसला है कि महाराष्ट्र में जैसे है, या पंजाब में है, या गुजरात में है, वो अपने मध्यकालीन युग की भाषा से उनका जुड़ाव है। अभी हमारा जो है वो जुड़ाव कट गया, आज कट गया है, क्योंकि आज की देश में मैं कहता हूं, महाकवि घाघ को हम स्टेज से सुनाएंगे तो कोई समझने वाला नहीं है। हम तुलसीदास को नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के स्टेज से सुनाएंगे तो कोई समझने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन गांव में सुना जाएंगे तो लोग ताली बजा देंगे। हाँ, लोग ताली बजाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि हमारा ये ट्रेजेडी है कि हम अपने सारे कल्चरल असासे से कट गए। और उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी स्कूल गया वो कल्चरली पुअर है, और जो स्कूल नहीं गया वो कल्चरली ज्यादा एनरिच्ड है, ज्यादा समृद्ध है। हाँ, दारेन आप जो कह रहे थे कि कई बार लगता है कि ये सब अलग अलग भाषाओं की दुनिया की चीज है। अगर बेताल 25 है या विक्रमादित्य की कहानी है तो सिर्फ संस्कृत में ही उपलब्ध है। तो आपने वो जो मुखड़ा सुनाया, उसके जरिए अगर इस बात को आगे बढ़ा दें। हाँ, वो दास्तानों में चेहरा कहलाती है। अच्छा, कि दास्तान जब शुरुआत होती है, पहले हाँ, तो जैसे मुखड़ा हुआ, जैसे आज मुखड़ा समझेंगे, हाँ, चेहरा कहते हैं। हाँ, दास्तानों की जबान में तो होता यह है कि गुलगुना कशाने आरज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि महिमा शिव जी की बनी रहे। अब देखिए भाषा का कैसे मिक्सचर है, आप समझ गए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन एक लाइन पर्शियन है और दूसरी जो है वो संस्कृताइज हिंदी है। महिमा शिव की हम गाते हैं ना, तो इस तरह से वो शुरू हो रहा है, स्तुति वंदना जो है उससे वो शुरू हो रहा है। उसके अलावा रवीश इसमें एक चीज और है कि दास्तानों में मंजर कशी बहुत जबरदस्त होती है। मंजर कशी मतलब दृश्य खींचना है, क्योंकि न टीवी था, फिल्म नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो कुछ भी करना था वो भाषा के जरिए ही करना था। इसलिए भी
ये भाषा बहुत ज्यादा रिच है। जैसे एक जगह पे एक टुकड़ा आता है, विक्रमादित्य के नगर का वर्णन हो रहा है। तो दास्तान गो जो है इस तरह से वर्णन करता है विक्रमादित्य के नगर का कि उस नगर में बड़ी खुशहाली थी कि बाग व बगीचे सैर व तमाशा को बने हुए। बाग व बगीचा सैर व तमाशा को बने हुए, दरख्त मेवों से झूमते हुए, क्यारियों में फूल खिलते हुए, तालाबों में कमल खिलते हुए, बावलियों में पानी झलकता हुआ, पनघट लगा हुआ कि हर कुएं पर रेहट चलता हुआ, फव्वारे छूटते हुए, हौज बेद मुश्क और गुलाब से भरे हुए, चादरों से पानी बहता हुआ, आबजुएं हर तरफ जारी थी कि गोया ऐसा वो सुंदर नगर था कि राजा इंद्र भी विक्रम के नगर को देख करके रश्क से हाथ मलता था, बहुत जलता था। तो अब ये जो है ना, ये समझ ही में नहीं आता है आपको कि ये किसी मध्यकालीन सल्तनत के शहर का वर्णन हो रहा है कि किसी प्राचीन काल हिंदू शहर का वर्णन हो रहा है। तो ये मिक्सचर जो किया है दास्तान गोयों ने, क्योंकि 18वीं सदी में कुछ नहीं तो कम से कम 25 मसनवियां विक्रम और वेताल और सिंहासन बत्तीसी पे लिखी गई हैं उर्दू में, फारसी में। हाँ, तो ये लोग मतलब इन कहानियों से वाकिफ थे और इन कहानियों को जानते थे और इन कहानियों को इस्तेमाल करते थे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ख्याल का उरूज कहाँ से शुरू हुआ। ख्याल का उरूज इसलिए शुरू हुआ कि 16वीं सदी में सूफी खानकाहों में वैष्णव पद के भक्ति के गीत गाए जाते थे। सूफी खानकाहों में वैष्णव पद के भक्ति के गीत गाए जाते थे, तो ख्याल का वहां से उसकी शुरुआत होती है। मैं इस प्राइम टाइम में ये प्रयास कर रहा हूं महमूद और दारिन के साथ कि हमारी जो कथा परंपरा है उससे हम थोड़ा दो चार हो लें। मैं माफ़ी मांगता हूं उन नेताओं से जो आज के दिन उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल और भविष्य को बदलने के लिए जो बयान दिए हैं उन पे चर्चाएं नहीं कर रहा हूं, पर मैं इनके जरिए अपने अतीत में थोड़ा लौटने का प्रयास कर रहा हूं, जहां महमूद ने एक सवाल उठाया है कि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो उदाहरण देते हुए या लिखते हुए हिंदुस्तान की खूबियों का बखान करते हुए अक्सर इस पीछे के अतीत की तरफ नहीं जाते। ये मेरा अगर जाते तो क्या मिलता उनको? आपको क्या मिला? मुझे मिला कि देखिए, हम अगर राजनीति की बात कर रहे हैं, हम या पत्रकार या बुद्धिजीवी, तो हम उसमें नीति की बात क्यों नहीं करते हैं? जब अमर्त्य सेन जस्टिस पे किताब लिखते हैं आफ्टर ऑल, तो उसमें नीति का जिक्र करते हैं ना। अमर्त्य सेन जब उस किताब को लिखते हैं तो उसमें हमें ये बताते हैं कि जितने शब्द उन्हें संस्कृत में न्याय और नीति के लिए मिले हैं उतने उन्हें ग्रीक या दुनिया की किसी और जबान में नहीं मिले हैं। तो जब आप ये जानेंगे ही नहीं तो फिर आप राजनीति पे कैसे क्या बात करेंगे? न्याय और नीति को जाने बगैर आप नीति पे कैसे बात कर सकते हैं? और आप ये जाने बगैर कैसे बात कर सकते हैं हिंदुस्तान के बारे में या मुसलमानों के बारे में या हिंदुओं के बारे में कि ये किस तरह से रहते थे और कैसे रहते थे? जब आपको यही नहीं मालूम कि बिरादरी क्या चीज होती है तो फिर आप कास्ट पे क्या बात कर रहे हैं?